वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में एक बार फिर से साधु का मर्डर हुआ है। जी हां, नांदेड़ में साधु की हत्या को अंजाम दिया गया। आश्रम के अंदर घुसकर रुद्र पशुपति महाराज नाम के साधु की हत्या कर दी गई है। साईनाथ नाम के युवक का नाम सामने आ रहा है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है। ये आरोप लगाया जा रहा है। जिस शख्स पर हत्या का आरोप है वो भी लिंगायत समाज का ही है। साधु की आश्रम में घुसकर हत्या की गई है। हत्यारा शव कार में लेकर जा रहा था, लेकिन कार गेट में ही अटक गई बीच में ही, और जिस वजह से ये कार से शव को ले जाने में नाकामयाबी हुआ। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले भी पालघर में घटना हुई थी जहां पर साधुओं को पीट कर मार दिया गया था। उसके बाद काफी बवाल हुआ था, सियासी हलकों में भी खबरें आई थी और अब ये खबर सामने आई है। दिव्येश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, अब ये जानकारी आ रही है कि ये जो शख्स है लिंगायत समाज से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस बीच कई ट्वीट भी आ रहे हैं। यहाँ पर आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से ट्वीट संबित पात्रा ने, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट किया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 और साधुओं की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। इससे पहले कि इसमें भी सियासत कहीं ना कहीं हावी हो या फिर घुसे, आपसे जानना चाहेंगे दिव्येश कि किस तरह से इस पूरे खबर को देखा जा रहा है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या बता रही है, जो आश्रम के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। श्वेता, आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये करीब रात 12 साढ़े 12 बजे के बीच ये मर्डर घटा है। और जो व्यक्ति है, जो संदिग्ध अक्यूज है इसमें, साईनाथ उसका नाम बताया जा रहा है। और वो जो साधु थे पशुपतिनाथ, उनके संपर्क में था, उनको जानता था और इसी मठ में वो अक्सर रहा करता था। वहां पे अन्नदान होता था, उसके लिए भी वो जाता था और अक्सर मठ में वो ठहर जाता था और इसीलिए कोई पोस्ट एंट्री नहीं देखी गई। अंदर से दरवाजा खोला गया है जिसके बाद साईनाथ को एंट्री मिली है। तो उसके बाद ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि मोबाइल का जो चार्जिंग केबल होता है उसे इस्तेमाल कर साधु को ये स्ट्रैंगुलेट किया गया है। और उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगाने के इरादे से जो साधु पशुपतिनाथ थे उन्हीं की कार की डिक्की में साईनाथ ने उनकी बॉडी को डाल दिया। पर किसी वजह से कार जाकर गेट पे टकरा गई, जिसकी वजह से बहुत शोर मचा और जो केयरटेकर थे, जो ऊपरी मंजिल पर रहते थे मठ में, वो जाग गए और साईनाथ को वहां से भागना पड़ा। एक और बॉडी मिली है जिसे कहा जा रहा है कि वो भगवान राम शिंदे नाम के शख्स की है और कहा जा रहा है कि ये साईनाथ का साथी था। हो सकता है इसकी भी हत्या साईनाथ नहीं की है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है दिव्येश। यहाँ ये समझने वाली बात है कि 2 लोगों की हत्या कर देना, और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह हो सकती है। क्या मालूम पड़ रहा है अब तक की बातचीत में, तफ्तीश में क्या पता चल रहा है? हमारे पास है और जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे यही पता लगाया जा रहा है कि रॉबरी के अंदेशे से साईनाथ मठ में दाखिल हुआ था और उसके बाद उसने साधु जो थे उनकी हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गया है। अभी तक जो भी बताया जा रहा है कि जो भी अंदेशा था, जो भी इरादा था, साईनाथ जो कि अक्यूज्ड है उसका रॉबरी का इरादा था और उसी इरादे से वो मठ में शामिल हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिव्येश तमाम जानकारी के लिए। और अब दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी सरकार ने कोविड अस्पताल में मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के डीजी मेडिकल के गुप्ता ने सभी मेडिकल कॉलेज और अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इस आदेश को लागू करने के लिए कहा है। अगर मरीजों को घर वालों से बात करनी हो तो वार्ड इंचार्ज के पास मौजूद 2 फोन होंगे, उन्हीं से मरीज अपने परिजनों से बात कर सकेंगे। इस आदेश पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि ऐसा सिर्फ यूपी में ही क्यों, अगर ऐसा होना है तो पूरे देश में हो। तो आपको बता दें अब इस पर सियासत शुरू भी हो गई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत संभव जिस तरह से मरीज अंदर क्वारंटीन सेंटर्स के हाल का वीडियो बना कर बाहर भेज रहे हैं, उससे भी सरकार की कहीं ना कहीं छवि खराब होती है। और हो सकता है बहुत संभव इसी वजह से ये फैसला लिया गया हो कि मोबाइल अंदर मरीज के साथ, यानी कि जो भी कोविड पेशेंट है उसके साथ मोबाइल अंदर अलाउड नहीं होगा। लेकिन जो दलील इसके पीछे दी गई है वो बड़ी अटपटी दलील है। दलील ये दी गई है कि इसीलिए मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे कोरोना फैलता है। लेकिन ये अब तक समझ से परे है कि आज तक ये दलील
ना ही देश में ना ही दुनिया में और कहीं सामने आ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कैसे दलील दी जा रही है यहाँ के डीजी हेल्थ की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि अब मोबाइल से चूंकि कोरोना फैलता है और इसी वजह से मरीज मोबाइल नहीं ले जा सकते अपने साथ। ये एक बेहद अजीब और अटपटी दलील है। और आपको बता दें कि 25 तारीख से विमानों की सेवा शुरू होने की बात थी, जिसपे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में खास करके मुंबई और पुणे जो है वो रेड जोन में आता है, इसीलिए यहां पर विमान अभी यहां पर शुरू करना यहां पर ये ठीक नहीं होगा। और इस पर हरदीप पुरी नागरिक उड्डयन मंत्री से हमने जब बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि विमान के मुद्दे पर साफ तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी ये संभव नहीं होगा, क्योंकि मुंबई और पुणे रेड जोन में आता है। ऐसे में अगर जो भी विमान यहां पर मुंबई अगर लैंड करता है तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों का आना जाना संभव ही नहीं हो पाएगा। वो कैसे रेड जोन में हम कैसे लोगों को एंट्री देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी तूफान के मद्देनजर इस बात को अभी और डिले करने की बात कही है। 30 तारीख तक कहा है कि विमान सेवा शुरू ना हो। और अब बात कल से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों की, जिसकी हम अभी कर रहे थे, जिसके लिए आपको बता दें एयरपोर्ट तो तैयार है, लेकिन कुछ राज्य जो है वो तैयार नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कल से विमान सेवा शुरू करने पर हाथ खड़े कर दिए हैं, आपत्तियों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखवा रही है। तो ममता बनर्जी ने भी 30 मई से उड़ान शुरू करने की अपील की है। तो यानी कि जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, लगभग हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र तैयार नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी यही बात कही गई है। पश्चिम बंगाल में कहा गया है कि चूंकि अम्फान तूफान यहां पर आया था, इसीलिए अभी यहां पर समय दिया जाए। पश्चिम बंगाल एयरपोर्ट भी जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है 30 मई के बाद अगर विमान सेवा शुरू भी करनी है तो 30 मई के बाद पश्चिम बंगाल में शुरू की जाए। ये ममता बनर्जी ने दलील दी है। वहीं महाराष्ट्र में ये कहा गया है कि चूंकि मुंबई और पुणे रेड कैटेगरी में आता है, रेड जोन में आता है, इसीलिए यहां पर लोगों का आना जाना संभव नहीं होगा। और विमान सेवा शुरू होती है तो ट्रांसपोर्टेशन भी संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके तरफ से यह कहा गया है कि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने तरफ से पूरी तरह से जो कंपनियां हैं वो तैयार हैं, हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो सरकार को ही देना होगा। इधर राज्यों की अपनी दलील है, अपनी समस्या है। रेड जोन से एयरपोर्ट स्टाफ को कैसे लाए, बाहर से आने वालों को क्वारंटीन की सुविधा क्या हो, ट्रांसपोर्ट पर ही पाबंदी हो तो फिर क्या करें। सीट अगर खाली भी रखे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो है वो लागू नहीं होता। इसलिए अगर बीच वाली सीट आप खाली रखेंगे, जो एयरक्राफ्ट की और एयरलाइन कंपनी की इकोनॉमिक्स है वो बैठती नहीं है। ट्रेन के लिए आपने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बनाया, बस के लिए आपने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बनाया, फ्लाइट्स में आप कह रहे हैं नहीं साहब तीनों टिकटें बिकेंगी क्योंकि एयरलाइंस को घाटा हो जाएगा, उसके फायदे की ज्यादा चिंता इस सरकार को है। तो कुल मिला के कंफ्यूजन की स्थिति में सरकार है, उसको एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। राज्यों के साथ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बातचीत करके ये तय होना चाहिए कि भाई क्या क्या नियम हवाई जहाज से यात्रा के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। लगता हूं कि अभी टाइम आ गया था और प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा, हमने स्टेट्स के साथ भी बात की, कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं है, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी। जो राज्य हैं वो अपने राज्य की स्थिति को बेहतर समझते हैं। अगर उन्हें लगता है कि जो हवाई यात्री आए सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्हें क्वारंटाइन कराना है, तो इस सिर्फ सेतु है या किसी और वजह से उन्हें क्वारंटाइन न कराना जाए, ये बात मानने योग्य नहीं है। जो भी राज्य इस संदर्भ में निर्णय ले वो ज़्यादा बेहतर निर्णय लेंगे और उसे माना जाना चाहिए। और कल से आपको बता दें घरेलू विमान सेवा टेक ऑफ के लिए तैयार है, लेकिन बदले हालात में एयरपोर्ट के कायदे कानून भी बदल गए हैं। 2 मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम एयरपोर्ट का नया मंत्र है।
25 मई से विमानों का परिचालन लखनऊ एयरपोर्ट में शुरू हो रहा है और एयरपोर्ट में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हम इस वक्त चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल के बाहर मौजूद हैं। ये लखनऊ का एयरपोर्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा गया है और ये पीली पट्टियाँ बनाई गई हैं और इन पीली पट्टियों पर ही यात्री खड़े होंगे ताकि वह दूरी बना सके एक दूसरे से। साथ ही साथ अगर हम आपको उस तरफ दिखाएं तो उस तरफ भी सर्कल बनाए गए हैं, तो यात्री इन्हीं सर्कलों पर खड़े रहेंगे ताकि दूरी उनके द्वारा बनाई जा सके। और अगर हम आपको एयरपोर्ट की तैयारियों की बात करें तो यहाँ आने और जाने वाले यात्रियों में कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं हो, इसलिए जिला प्रशासन और लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने संयुक्त रूप से तैयारियां की हैं। टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही साथ विमान से उतरने वाले यात्रियों की टर्मिनल के अंदर ही मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। पैसेंजर्स को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए एयरपोर्ट के अंदर भी तैयारियां की गई है और एयरपोर्ट पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, यानी जो भी यात्री आएंगे उनको मास्क पहनना पूरी तरह से अनिवार्य है। फ्लाइट की टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए उड़ान समय से 2 घंटे पहले यात्रियों को रिपोर्ट करना होगा और सभी के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है। हालांकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इससे छूट दी गई है। विमान के भीतर या एयरपोर्ट पर किसी भी सामान की बिक्री नहीं की जाएगी और एयरपोर्ट के सभी कर्मी भी मास्क लगाए रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ भी चल रही हैं। एयरपोर्ट पर जो तैयारियां हैं वह पूरी की जा रही हैं क्योंकि कल से विमान सेवाएं शुरू होंगी और आज जिला प्रशासन की टीम भी यहां आकर जायजा लेगी कि किस तरह की तैयारियां एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा की गई हैं। लखनऊ में कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला, आज तक। सरहद पर दुश्मनों से लड़ने वाले सेना के जवान मुश्किल घड़ी में जनता की सेवा में भी लगे हुए हैं। सुपर तूफान अम्फान से कोलकाता को काफी नुकसान हुआ, कई इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ गए। तूफान के बाद से कई इलाके अंधेरे में हैं। ऐसे में सेना के जवान रोशनी लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कोलकाता में हर सड़क पर पेड़ गिरे हुए हैं, हर सड़क पर यातायात बाधित है। इस समय सेना को बुलाया गया है और सेना की 5 टुकड़ियां काम कर रही हैं कोलकाता में जगह जगह पर। मैं इस समय हूं बेहाला के पर्णश्री थाना के सामने, जहां थाना को भी पेड़ के गिरने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। एक ओर जहां पेड़ गिरा है, थाना की दीवार टूट गई है, तो वहीं दूसरी ओर पूरा रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में बंगाल सरकार के साथ सेना की टुकड़ियां लगातार काम कर रही हैं। जितना संभव हो सके गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह पेड़ को काटने वाले जो इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिमूवल व्हीकल मंगाए गए हैं, जिसका मतलब है ऐसी गाड़ियां जो बड़े बड़े पेड़ों को खींच के ले जाती हैं। पेड़ों की शाखाओं को पहले काटा जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है और उसके बाद पेड़ों को हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। सेना की टुकड़ियां लगातार काम कर रही हैं। सिर्फ कोलकाता में, दक्षिण कोलकाता नहीं, सॉल्ट लेक, उत्तर कोलकाता, जगह जगह पर इन टुकड़ियों को लगातार लगाया जा रहा है। इसी काम में घंटों काम करने के बाद ध्यान में रखना पड़ रहा है कि बिजली के तारों में कोई फंस न जाए, किसी को लग न जाए या कहीं भी बिजली न हो जिससे कम से कम इलेक्ट्रोक्यूशन या आग की कोई घटना न हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।